Hello everyone, this is Bhojpuri Bhardwaj and welcome back to the channel BBC Version. As you know, we have completed 4 chapters of class 6 history. So today we will start chapter 5, Kingdoms, Kings and Early Republic. We got all the answers also for the chapter that we have completed earlier. So chapter 1 to 4. So in this video, you will get the half discussion of this chapter because it has two parts that we will make. In first lecture you will get the half of this chapter, and in the second video you will get the second half of this chapter with the solution of their objectives. Okay, so let's start the chapter. Yes, look at here. This is the fifth chapter, kingdoms, kings and early republic. Okay, kingdoms मतलब साम्राज्य, किंग्स मतलब राजा, और एन अर्ली रिपब्लिक मतलब प्राचीन गणतंत्र, उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे भी एक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस है जो कि बता रहा है इलेक्शन डे। क्या इलेक्शन डे? Sankaran woke up to see his grandparents all ready to go to voting. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why? Sankaran wanted to know. Were they sad, so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." देखिए अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो देखिए कुछ सोचते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। ये कुछ सोच रहा है। ये जो कैरेक्टर है ये क्या कर रहा है, देखिए उसकी एक्टिविटी कैसी है, वो कुछ सोच रहा है। अब देखिए वो जब उठा, वोकअप मतलब क्या हुआ, उठा। जब वो सुबह में उठा तो सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट, मतलब वो पूरी तरह से तैयार हैं जाने के लिए। कहाँ? वोट करने। ठीक है। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। वो क्या चाहते थे कि पोलिंग बूथ पे, जहाँ पे मतदान होता है, जहाँ पे वोट होता है, वहां पे वो सबसे पहले पहुंचे। वाई? शंकरन वांटेड टू नो। देखिए अब यहाँ पे जो ये सोच रहे हैं शंकरन, तो यही सोच रहा है कि ऐसा क्यों। वेयर दे सो एक्साइटेड, वो इतने उत्साहित क्यों थे। ठीक है, ये सोच रहे हैं शंकरन। शंकरन ये कैरेक्टर समवट इम्पेशेंटली, मतलब कि उन्हें ऐसा लगा कि बहुत ही उत्साहित होके वो सोच रहे थे कि भाई ऐसा क्या है। तभी उनके ग्रैंडफादर ने एक्सप्लेन किया कि वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे, मतलब हम लोग आज अपने शासक को चयनित करेंगे, मतलब जो कौन शासन करेगा। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। देखिए चैप्टर क्या कहता है, हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। जो लोग थे वो शासक कैसे बने, एंशिएंट पीरियड के बारे में। अभी तो हमारे पास है कि हमने क्या किया, वोट किया और अपने लीडर को इलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, वी कैन चूज आवर ऑन रूलर्स टुडे। तो अभी हमारे पास वोटिंग राइट है जिससे हम चूज करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या बता रहा है कि हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कुछ लोग शासक कैसे बने। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं चैप्टर को। चूजिंग लीडर्स or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so। मतलब कि नेता को चुनना वोटिंग के द्वारा कॉमन है। पिछले 50-60 सालों में वोटिंग करके और ही शासक को चुना जाता है। तो हाउ डिड मेन बिकम रूलर इन द पास्ट, तो फिर पहले जो लोग थे वो शासक कैसे बनते थे। अराउंड 3000 सॉरी 3000 years ago some men became recognized as raja by performing big sacrifices। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है सेक्रीफाइस, इसका मैंने मीनिंग पिछले चैप्टर में बता दिया है आपको, फिर भी देख लीजिए। सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग। क्या होता है? त्याग। सेक्रीफाइस करना मतलब त्याग करना। त्याग करना, सेक्रीफाइस करना मतलब त्याग करना। ठीक है। तो राजा कैसे बनते थे, कुछ सेक्रीफाइस करके। और वो सेक्रीफाइसेस क्या थे, ये कब हुए? अराउंड 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 साल पहले। ठीक है। राजा कैसे बने? बिग सेक्रीफाइसेस करके, मतलब बड़े बड़े त्याग को करके। अब वो त्याग क्या थे, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि राजा कोई ऐसे नहीं बन जाता था, उसके लिए बहुत बड़े बड़े त्याग। त्याग का मतलब पूजा पाठ, हवन जो भी हो वो करते थे, कुछ संस्कार रिचुअल्स करते थे। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है सेकंड पैराग्राफ का, वो ये बता रहा है द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइसेस वन वॉज सच रिचुअल्स। मतलब ऐसे में
जो सेक्रीफाइसेस होते थे वो उनमें से एक है कौन सा, अश्वमेध। कौन सा है, अश्वमेध। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, अश्वमेध। और हॉर्स सेक्रीफाइसेस, अश्वमेध यज्ञ को ही क्या कहा जाता था, अश्व का त्याग करना। हॉर्स सेक्रीफाइस मतलब अश्व को त्याग करना। वॉज वन सच रिचुअल, वैसे ही एक संस्कार थे। ठीक है, कैसे, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि राजा कैसे बनते थे, बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। तो वही देखिए यहाँ पे सेक्रीफाइस दिया किसका, हॉर्स का, और उसको क्या कहा जाता था, अश्वमेध। ठीक है, वॉज वन सच रिचुअल्स, ऐसे ही एक संस्कार थे। A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. कौन उसको गार्ड करता था, राजा मैन, मतलब जो राजा होते थे उसका आदमी उसका गार्ड करता था, मतलब उसके साथ साथ चलता था। और उसको क्या कर दिया जाता था, फ्री छोड़ दिया जाता था, वंडर फ्रीली, मुक्त रूप से घूमने के लिए। इफ द हॉर्स wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. अब इसकी क्या कंडीशन थी कि मतलब अश्व को तो फ्री छोड़ दिया जाता था, बस उनको लोग फॉलो करते थे कि वो किधर किधर से जा रहा है। अगर वो किसी दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया और वहां के शासक ने उसे रोका तो उसे क्या करना होगा, जिस राजा ने इस अश्व को त्याग किया था, छोड़ा था, उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। If they allowed the horse to pass, it means that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. अगर ऐसा होता था कि जिस राजा के राज्य से वो अश्व पास करता था, मतलब निकलता था, अगर वहां पे राजा ने नहीं रोका तो इसका मतलब ये हो गया कि जो राजा अश्व को त्यागते थे, जो इस अश्वमेध यज्ञ को करते थे, उनको आपने अपना राजा चुन लिया है। ठीक है, and these rajas were then invited to the sacrifice which was performed by specially trained priest. अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें हैं, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि these rajas were then invited to sacrifice. कौन से राजा, जो एक्सेप्ट कर लेते थे कि वो राजा जो परफॉर्म कर रहे हैं इस यज्ञ को, इस सेक्रीफाइस को, वो क्या है, स्ट्रोंगर देन देम, वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो जो राजा ये मान लेता था उनको क्या किया जाता था, इनवाइट किया जाता था। ठीक है, कहाँ पे, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस में, जो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, स्पेशली ट्रेन प्रिस्ट, विशेष रूप से प्रशिक्षित पुरोहितों के द्वारा। ठीक है, पृष्ठ मतलब पुरोहित, जो पूजा पाठ का काम करवाते थे। अब देखिए आगे, हु आर रिवॉर्डेड विथ गिफ्ट्स, और उनको क्या किया जाता था, उपहारों से नवाजा जाता था। ठीक है, द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड द सैक्रिफाइस was recognized as being very powerful and all those who came brought gift for him. अब यहाँ पे देखिए क्या होता था कि जो राजा ये अश्वमेध यज्ञ करता था, ठीक है, उसको बहुत ही ताकतवर माना जाता था। और बाकी के जो राजा थे, जो या जो लोग आते थे, वो क्या करते थे, वो उसके लिए गिफ्ट लेके आते थे, मतलब उपहार लेके आते थे। द राजा वॉज ए सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल, जो राजा होता था, जो ये सेक्रीफाइस करता था, वो क्या था, सेंट्रल फिगर था, मतलब केंद्र में था। जैसे घर पे भी अभी समझ लीजिए कि पूजा पाठ जैसे होता है, तो जो लोग कथा सुनने के लिए बैठते हैं पुरोहित के पास, वही मुख्य होते हैं, बाकी सब लोग तो कथा सुनने के लिए आते हैं, प्रसाद लेने के लिए आते हैं, पूजा पे कुछ चढ़ाने के लिए उपहार लेके आते हैं, फल फूल लेके आते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे था, जो ये अश्वमेध यज्ञ था, उसको अभी समझ लीजिए कि जैसे घर में पूजा पाठ होता है और वो राजा जो केंद्र में रहते हैं, मतलब समझ लीजिए कि अभी जो कथा सुनते हैं पंडित जी के पास बैठ के मेन, तो वही कंडीशन वहां पे आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, हमेशा उनके पास एक विशेष सीट होता था, और थ्रोन, एक सिंहासन, और टाइगर स्किन या बाघ की छाल। ठीक है, मतलब राजा उसके पास विशेष सिंहासन भी है, उसका मुकुट भी है, और बाघ की छाल भी है, टाइगर स्किन। ये चैरिटर, चैरिटर कौन बोलता है, जिसको बोलते हैं सारथी। क्या बोलते हैं, चैरिटर किसको बोलते हैं, सारथी को। Who has his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tells of his glory. Okay, क्या दिया है, chanted his glory। अब देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से, इस चैरिटर, चैरिटर का मतलब अभी मैंने बताया क्या, सारथी। सारथी कौन होता है, जो रथ चलाता है राजा का। ठीक है, या कोई भी जो रथ चलाता है उसको सारथी कहते हैं। हु हैज कंपेनियन, ठीक है, उसके साथी होते थे, सहभागी।
इन द बैटलफील्ड। ठीक है, कहाँ? युद्ध भूमि में। बैटलफील्ड का मतलब क्या हो गया? युद्ध भूमि। देखिए आप सारे जो मीनिंग्स है ना ये आप लिखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे एसएसटी में जो वर्ड्स हैं, हिस्ट्री जब तक आप पढ़ेंगे ये सारी चीजें आप बार बार इससे फैमिलियर होते रहेंगे, बार बार वेल वर्स्ड होते रहेंगे। तो अगर ये चीजें आपको रिवाइज रहेंगी तो सेंटेंस समझने में ज्यादा आसानी होगी, बार बार इसका मतलब नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। तो वो क्या करता था? हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट करना मतलब क्या होता है? विध्वंस करना, ध्वस्त करना। मतलब युद्ध में उन्होंने जितने भी विध्वंस किए होंगे, जितने लोगों को मारे होंगे, या अपने सामने वाली विरोधी सेना को धूल चटाया होगा। और वो क्या करते थे? चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, उसका व्याख्यान करते थे उन सारी चीजों का। ये कौन करता था? चैरिटर। हिज रिलेटिव्स, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals। मतलब जो राजा ये सेक्रीफाइस करते थे, ये यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, उनके पुत्र और पत्नी भी कुछ छोटे मोटे संस्कारों को करते थे। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या दिया हुआ है। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स। ठीक, स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है जैसे जैसे ऑडियंस आती है ना मैच देखने। देखिए यहाँ पे स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से पहले हम लोग ब्रश ओपन कर लेते हैं। हाँ ये देखिए स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मतलब होता है दर्शक। क्या होता है? दर्शक। जो लोग वहां पे देखने आते थे उनको क्या कहा जाता था? स्पेक्टेटर्स। ठीक है, हु हैड टू सीट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। वो लोग क्या करते थे? बैठते थे और क्या करते थे? देखते थे परफॉर्मेंस। ठीक है, कैसे यज्ञ हो रहा है। Priests perform the rituals including the sprinkling of sacred water on the king। अब देखिए ये जो संस्कार होता था या ये जो पूजा की विधि होती थी उसमें क्या किया जाता था? स्प्रिंकलिंग किया जाता था। स्प्रिंकलिंग स्प्रिंकलिंग मतलब क्या होता है? छिड़कना। स्प्रिंकलिंग मतलब क्या होता है? छिड़कना। छिड़कना। जैसे आपने अगर ज्योग्राफी में देखा होगा, इरिगेशन में कभी पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, तो स्प्रिंकलिंग स्प्रिंकलिंग इरिगेशन होता है, फ्लड इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है, ये सब तरीके के सिंचाई की विधियां हैं। तो उसी से ये वर्ड मिलता जुलता है, वही वर्ड है स्प्रिंकलिंग। तो किसको स्प्रिंकलिंग करते थे, किसको छिड़कते थे राजा पे? सेकर्ड वाटर। सेकर्ड। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ गया सेकर्ड। सेकर्ड का मतलब क्या होता है? सेकर्ड का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र। तो सेकर्ड वाटर को क्या करते थे? किंग पे स्प्रिंकल करते थे। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्य ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि यज्ञ में सिर्फ राजा लोग को ही बुलाया जाता था, उस राज्य के जो लोग होते थे वो भी आते थे, क्योंकि दो समुदाय तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। एक क्षत्रिय जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस पूरे किंगडम्स को सिक्योर करने की। दूसरा पृष्ठ जो वेद को पढ़ते थे, इस तरह के सेक्रीफाइसेस को ऑर्गेनाइज करवाते थे। तो दो बच्चे और एक वैश्य और एक शूद्र। तो जो वैश्य होते थे वो आते थे और वो भी गिफ्ट लेके आते थे। However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priest, were excluded from many rituals। अब यहाँ पे क्या होता था कि कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ लोग क्या मतलब जैसे तीन वर्ण तो शामिल ही हो गए, अब चौथा वर्ण जो था शूद्र, जो कि किसके द्वारा चिन्हित किया गया था या वर्गीकृत किया गया था? पृष्ठ के द्वारा, पुरोहित के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे उस समय पे हेरिडेटरी सिस्टम नहीं था। हेरिडेटरी मतलब वंशवाद वाले सिस्टम नहीं थे। जो भी वेद को पढ़ता था वो ब्राह्मण होता था, जो सुरक्षा या सैन्य गतिविधियों में लगता था वो क्षत्रिय हो जाएगा, जो भी व्यापार में लगेगा वो शूद्र हो जाएगा। उस समय जन्माधारित कोई प्रणाली नहीं थी, तो इसलिए स्पेशल किसी एक कास्ट को अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टाइम यू कांट मेक टारगेट। ओके, सो जस्ट मेक इट अंडरस्टैंड फॉर द एकेडमिक पर्पस ऑल्सो। ठीक है, तो शूद्रास वो किसके द्वारा रिगार्ड किए गए थे? पृष्ठ के द्वारा। पृष्ठ मतलब पुरोहित, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो क्या थे? वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। उनको बहुत सारे संस्कारों से, रीति रिवाजों से दूर रखा गया था, क्योंकि मेन यहाँ पे हम लोग ने पहले जो देखा था उसमें ये दिया गया था कि वो क्या करते थे, वो बाकी के तीन समूहों की सेवा करते थे। अब देखिए यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, समझ में आएगा। देखिए वर्ण, यही है वर्ण, जिसको अभी हम लोग जाति कहते हैं। वर्ण उस समय पे क्या थे? देयर वर फोर सोशल कैटेगरीज, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्याज एंड शूद्राज। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच। टीच मतलब कि सिखाना भी या पढ़ाना।
द वेदास परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। मतलब कि जैसे ये समझ लीजिए कि ज्ञान का प्रचार प्रसार करना पुरोहितों के जिम्मे काम था। ठीक है, अब देखिए बाकी के नीचे दिए हुए हैं। क्षत्रियाज वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल्स, मतलब युद्ध लड़ना और लोगों को सुरक्षित करना, उनका बचाव करना। वैश्याज वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। वैश्य को क्या माना जाता था कि वो या तो किसान हो सकते हैं, या तो पशुपालक हो सकते हैं, या व्यापारी हो सकते हैं। और द शूद्राज वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स, और इनसे क्या ये सेवक वर्ग में माने जाते थे कि बाकी के तीनों की सेवा करेंगे। ठीक है, सिर्फ। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ पे आते हैं जनपद। जनपद क्या है, इसको हम डिस्ट्रिक्ट के, अभी प्रेजेंट सेंस में जैसे हम लोग के लिए डिस्ट्रिक्ट है, वैसे इसको हम मान सकते हैं क्या, जनपद। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जनपद। जैसे अभी आप लोग देखेंगे कि जो हमारा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वो वहां पे जो भी जिले हैं, जैसे बाकी सारे राज्यों में डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जिला कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, जनपद। जनपद का मतलब जिला, तो आप जनरल सेंस में अभी उसको लेके समझ सकते हैं, समझने के लिए आसान होगा। जनपद। देखिए, द राजास हु परफॉर्म्ड दिस बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा ऑफ जनपद। वो क्या माने लगे, जो राजा ऐसे ऐसे सेक्रीफाइस मतलब जो त्याग करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करवाते थे, उनको क्या रिकॉग्नाइज किया गया, राजा। ठीक है, रेदर देन जनास। अब जन मतलब क्या, लोग, वो वहां के लोग से ऊपर उठ चुके थे, अब वो क्या हो गए थे, वहां के राजा। द वर्ड जनपद लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। मतलब जहां पे लोग अपना पैर जमाते थे, पैर जमाने का मतलब क्या होता है, वहां पे निवास करना, रहना, तो इसलिए दोनों दिया। एंड सेटल डाउन मतलब वहां पे बस जाते थे। सम इंपॉर्टेंट जनपद्स आर शोन ऑन मैप 4, पेज नंबर 45। यहाँ पे हम देखते हैं हम लोग कौन से पेज पे हैं, अगर इस चैप्टर में होगा तो हम लोग देख लेंगे। हाँ, इसी में 43 है, 45 पेज नंबर पे हम लोग देख लेंगे मैप 4 में। तो यहाँ पे है, देखिए ये सब है। ठीक है, ये सब जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सब गांधार, तक्षशिला, कुरु, पांचाल, कौशल, अवंती, मगध, वज्जी, अंग, ये सब क्या है, राजगृह, कौशाम्बी, ये सब सब जनपद है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए, चलिए आगे आते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपद्स। मतलब बहुत सारे सेटलमेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्सकवेट किया गया है। एक्सकवेट करना मतलब क्या होता है, खुदाई करना। एक्सकवेट करना मतलब क्या होता है, खुदाई करना। तो बहुत सारे साइट्स पे उन्होंने खुदाई किया है, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ इसको बोलते हैं, मेरठ जो हम लोग अभी बोलते हैं वो, और एक अतरंजी खेरा, ये कहाँ है, ईटा। ये ईटा और अतरंजी खेरा, ये दो जगह कहाँ पे है, सॉरी मेरठ, ईटा और मेरठ, ये दो जगह कहाँ पे है, प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड kept cattle एज वेल एज अदर एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पे कैटल भी है और अदर एनिमल्स भी है, तो यहाँ पे दोनों में आप अंतर समझ लीजिए कि दे फाउंड दैट पीपल लिव्स इन हट्स, मतलब लोग किस में रहते थे, झोपड़ियों में। और ये कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, ये जो है जनपद साइट्स जो है वहां से मिले हैं। और ये जनपद साइट्स को किसने फाउंड किया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो एंशियंट साइट्स को डिग आउट करते हैं और वहां से एविडेंस को, क्लूज को लेते हैं, और उसी के बेस पे स्टडी करके हमें हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलता है। तो 3 साइट्स हैं जनपद के जिसको एक्सकवेट किया गया है, खुदाई किया गया है। उनमें से तीनों कौन कौन है, एक पुराना किला दिल्ली में, एक हस्तिनापुर मेरठ में, और अतरंजी खेरा ईटा में। और ईटा और मेरठ ये दो कहाँ के लोकेशन है, उत्तर प्रदेश के। दिल्ली तो पता ही है, दिल्ली तो अभी भी दिल्ली है। अब देखिए वहां पे क्या साक्ष्य मिला था, वहां पे साक्ष्य ये मिला था कि लोग किस में रहते थे, हट्स में। किस में रहते थे, हट्स में। हट्स मतलब झोपड़ी। एंड केप्ट कैटल्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। कैटल्स मतलब क्या होता है, मवेशी। कैटल मतलब क्या होता है, मवेशी। देखिए, देख लीजिए, कैटल मतलब, लिख लीजिए, कैटल मतलब मवेशी। अब मवेशी ऐसे जानवर को कहा जाता है जो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, जैसे मिल्क, मीट, ये सब चीजें। तो उनमें काउज आ जाएंगी, बफेलोज, गोट, कैमल्स, ये सब कैटल्स में आ जाएंगे। तो और अदर एनिमल्स में क्या क्या आ जाएंगे, अदर एनिमल्स में आ जाएंगे जैसे ऑक्सन, डॉग, ये सब क्या होते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए या ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं।
तो ये सब आ जाएंगे अदर एनिमल्स में। दे ऑल्सो ग्रेव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, देखिए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी वो ग्रो करते थे, मतलब अलग अलग प्रकार के अनाज भी उगाते थे। उनमें क्या क्या था, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसैम एंड मस्टर्ड। इनमें सारे वर्ड से आप वेल नोन होंगे, मुझे पता है, राइस, व्हीट, बार्ली, ठीक है। बार्ली का मतलब हो गया मकई, ठीक है। बाजरा, सॉरी 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 सॉरी, बार्ली का मतलब क्या हो गया, बाजरा, ठीक है। बार्ली का मतलब हो गया बाजरा। और पल्सेस मतलब दाल पता है, शुगर केन मतलब गन्ना पता है, सीसम मतलब होता है अलसी। सीसम मतलब क्या होता है, अलसी, जिसको हम लोग अभी तीसी कहते हैं। तीसी गांव में अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे या घर पे मेथी वेथी बनता होगा तो मम्मी जरूर तीसी मंगाती होंगी, उसी को इंग्लिश में सीसम कहते हैं, और शुद्ध हिंदी अगर बोलेंगे उसको तो अलसी बोलते हैं, ठीक है। और मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब तो पता ही आपको, मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल पे लिखा ही होता है मस्टर्ड ऑयल। तो ये सारे क्रॉप्स वो लोग ग्रोन भी करते थे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आते हैं कि उन जो डिस्ट्रिक्ट्स को या जो जनपद को एक्सकवेट किया गया था वहां पे और क्या मिला था। अभी तक तो क्या क्या चीजें मिली आपने देख लिया। दे मेड ऑर्थन पॉट्स, ऑर्थन पॉट्स मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन। सम ऑफ दीज वर ग्रीन कलर, अदर्स वर रेड, कुछ भूरे रंग के हैं और कुछ लाल रंग के। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवियर। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जो पॉटरी मिला है, मतलब जो पात्र मिला है, उसको क्या कहते हैं, पेंटेड ग्रेवियर। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दिस ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइन, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। मतलब वो जो पॉटरी था वो क्या था, पेंटेड था, और उस पर ज्योमेट्रिकल शेप भी बने थे, जिनमें लाइंस, जो सिंपल लाइंस है उनका प्रयोग ज्यादा किया गया था, ठीक है। अब आते हैं महाजनपद। अभी तक हमने क्या देखा, जनपद, अब देखेंगे महाजनपद, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र। अबाउट 2500 years ago some जनपदास became more important than others and were known as महाजनपदास। मतलब कि उसमें से कुछ, जैसे कैसे कुछ राज्य हो जाते हैं वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, उनका क्षेत्र विस्तार हो जाता है, वहां पे जनसंख्या बढ़ जाती है, उद्योग धंधे लगने लगते हैं, तो वो ज्यादा डेवलप्ड स्टेट हो जाते हैं। तो वैसे ही जो जनपद थे उनमें कुछ प्रमुख हो गए, मुख्य हो गए, तो वो क्या हो गया, उसको बोला जाने लगा महाजनपद। क्या बोला जाने लगा उसको, महाजनपद। अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ दिस आर सोन ऑन मैप 4, जैसे कि आपने देखा मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। अब देखिए जो जनपद और महाजनपद में यहाँ पे एक मेन डिफरेंस आपको क्या दिख गया, कि जनपद में कोई कैपिटल सिटी नहीं होता था, उसकी राजधानी नहीं होती थी। तो अभी इसका मतलब ये है कि हम लोग उसको राज्य के तौर पर ले सकते हैं, जैसे वर्तमान में हमारे पास राज्यों की राजधानी है, क्योंकि जिले से बड़े राज्य तो वैसे जनपद से बड़े महाजनपद। तो जैसे राज्यों की राजधानी वैसे ही महाजनपद की राजधानी। जनपद मतलब जिला और महाजनपद मतलब राज्य। आप उस सेंस में समझेंगे तो चीजों को आसानी से समझ लेंगे और समझने में आसानी भी होगी। और तो महाजनपद के पास क्या था, कैपिटल सिटी था, ठीक है। मतलब उनका एक ऐसा शहर जो राजधानी के रूप में वो लोग प्रयोग करते थे, जहाँ पे मुख्य कार्यालय या बहुत सारी चीजें जो मुख्य होती थी शहरों की, वो सब वहां पे कंस्ट्रक्ट किए जाते होंगे। मेनी ऑफ दिस वर फोर्टिफाइड, जो क्या होते थे, फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है, किलाबंद। क्या होता है, किलाबंद। जैसे कोई जगह होता है उसको चारों तरफ से घेर दिया जाता है तो क्या किया जाता है, उसको क्या कहते हैं कि किले बंद है। किला मतलब कि मोटी मोटी दीवालों का स्ट्रक्चर बना के और उस एरिया को सिक्योर कर लेना, सुरक्षित कर लेना, ठीक है। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। देखिए यहाँ पे आ गया ना, फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि ह्यूज वॉल्स, ह्यूज मतलब कि बड़े बड़ी दीवारें, ऑफ वुड लकड़ी की, ब्रिक और स्टोन मतलब तीनों में से कुछ भी चीज बिल्ड किया जाता था, अराउंड देम। और वो देम क्या है, सिटी। वो देम क्या है, सिटी, ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं। फोर्ट्स वर प्रोबेबली built because people were afraid of attacks from the kings and needed, देखिए यहाँ पे built क्यों बनाया जाता था, because people were afraid of attack from the other kings, कि लोग और दूसरे राज्यों के राजाओं के हमलों से डरे हुए रहते थे। एंड नीडेड प्रोटेक्शन, और उन्हें क्या जरूरत थी, भाई किसी को भी जो भी क्षेत्र है अगर उसको राजा से डर है तो वो क्या करेगा, उसको सुरक्षा की भावना होगी कि भाई प्रोटेक्शन चाहिए।
तो उसी के लिए क्या किया जाता था, जो कैपिटल सिटीज होते थे उनको फोर्टिफाइड कर दिया जाता था, क्योंकि किसी भी राज्य का या किसी भी दूसरे देश का या आपके पड़ोसी राज्य का टारगेट कौन सा जगह होगा, वो जगह होगा जो सबसे ज्यादा विकसित होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कैपिटल सिटी होता था वो क्या होता था, फोर्टिफाइड होता था ह्यूज वॉल से, बड़ी बड़ी दीवारों से। और दीवार किस चीज की बनी होती थी, स्टोन्स, ब्रिक्स या वुड, तीनों की बनी होती थी। तीनों में से कुछ भी जो चीजें वहां पे एज अ रिसोर्स अवेलेबल है उसका यूज किया जाता था। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. अब कुछ राजा जो होते थे वो अपना धन संपदा, अपनी वो कितना समृद्ध थे ये दिखाने के लिए भी किला बंद करते थे और बहुत ही ऊंची मोटी दीवारों का निर्माण करवाते थे शहरों के आसपास में। Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. अब देखिए उसका ये दूसरा फायदा क्या होता था कि जो लोग किलेबंदी में रहते थे उनसे आराम से नियम कानून का पालन और सारे काम तौर तरीके से आसानी से करवाए जा सकते थे। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। मतलब जो बड़े बड़े दीवारें होंगी उनके लिए तो पहले स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि कैसे वो दीवार बनेंगे, प्लानिंग किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सीधे उठा दिए दीवार, तो हो सकता था कि वो कमजोर हो सकता था, कोई वीक पॉइंट हो सकता था। कोई भी चीज प्री प्लान रहेगा तो चीजें ज्यादा सहजता से और ज्यादा मजबूती से, ज्यादा स्ट्रेंथ से काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरत होती है, प्लानिंग की। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स और ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। देखिए हजारों नहीं तो लाखों ब्रिक्स और स्टोन्स, पत्थर या ईट क्या करने पड़ते थे, प्रिपेयर्ड करने पड़ते थे। दिस इज इन टर्न meant enormous labor provided possibly by thousands of women, women एंड चिल्ड्रन। अब उसमें क्या होता था कि बहुत सारे जो लेबर थे ऐसे जिनको ये सारी चीजें करनी आती थी। ठीक है, एनॉर्मस मतलब क्या होता है, जैसे जो लोग प्रशिक्षित निपुण होते हैं ना उनको कहा जाता है एनॉर्मस लेबर। प्रोवाइडेड पॉसिबली बाई थाउजेंड्स ऑफ मेन। अब देखिए वो जो लेबर होते थे उसमें ये नहीं कि सिर्फ मेंस हैं, उनमें तीनों होते थे, मेंस, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। और उसके बाद क्या किया जाता था, संसाधनों को इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, किस चीज के लिए, ये ह्यूज इंप्रेसिव वॉल बनाने के लिए। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, अगले वीडियो में। तो आप ये सारी चीजें जो हैं उसको आप फिर से एक बार रिवर्स करके और थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करके, जैसे आप जब 3 डॉट पे जाएंगे ना यूट्यूब में तो वहां से क्या कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं और एक बार रिवाइज कर सकते हैं इसको। बाकी के नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।